न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नासाउ कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर रखा गया है, जिसको लेकर भारतीय अमेरिका समुदाय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नासाउ कॉलेजियम में पीएम को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही भारतीय समुदाय के लोग पूरी तरह से जोश में नजर आ रहे हैं। मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय के 24,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। नासाउ कॉलेजियम में बैठने की क्षमता 13,000 है, लेकिन यहाँ बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, खड़े होने की भी व्यवस्था की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है, और इस उत्साह की बहुत सारी वजह हैं। उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक क्रेज़ भी देखने को मिलता है जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें। इस पर हम बातचीत करेंगे किस तरीके से भारत और अमेरिका दोनों एक साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं और दोनों के हित एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। तो न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9:30 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम संबोधित करेंगे, जिससे लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों का कॉलेजियम पहुंचना जारी है, और यहां बाहर भी भारतीय संस्कृति की जो छटा दिखाई दे रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की संस्कृति का प्रदर्शन नासाउ कॉलेजियम के बाहर देखने को मिल रहा है। परंपरागत डांस देखने को मिल रहे हैं। ढोल ताशों पर महाराष्ट्र का परंपरागत जश्न हो या फिर परंपरागत बैंड की परफॉर्मेंसेस हो, वहीं मलखम्ब का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की परंपरागत पराई वाद्य यंत्र बजाते हुए भी लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो तमिल संस्कृति को दिखाता है। तो ये कार्यक्रम है, इसको लेकर उत्साह है। इससे पहले न्यूयॉर्क पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क में पीएम अब भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे, अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम हैं, हम मेहमानों से बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन डेलावेयर से न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उनका ये कार्यक्रम लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेज में होगा, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। भारतीय समुदाय से बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें वो इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, जो मोदी जी को चीयर करने के लिए, उनके समर्थन में नारेबाजी करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और साथ साथ उनका स्वागत करेंगे। सिक्योरिटी 4 लेयर की सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे कोई बिना कार्ड और बिना पास के घुस जाएगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई वीआईपी नहीं होगा यहाँ पर। जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे वो बैठ सकता है, और अगर बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो शर्त यही है कि आपको एंट्री उस हाल में देंगे कि आप खड़ा होने के लिए तैयार रहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रम में अगर आप अंदर आएंगे, बैठने की जगह मिल गई तो आपकी किस्मत, और अगर नहीं मिली तो 6 घंटे तक आपको यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा और यहाँ की जो व्यवस्था है उसका पालन करना पड़ेगा। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क के होटल लॉर्ड पैलेस में पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारतीय प्रवासियों और कलाकारों से मुलाकात भी की। इस बीच पीएम ने पोस्ट कर लिखा, डेलावेयर में क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। यहाँ सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय के बीच शामिल होने और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह है और उनसे मिलने और उनके संबोधन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इससे पहले पीएम मोदी ने डेलावेयर में क्वाड समिट में हिस्सा लिया। क्वाड देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई बातें हमने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर की हैं और आज उसको और समझने का प्रयास करेंगे। अपेक्षाएं कैसे अमेरिका भारत एक साथ, जो कि थीम रखी गई है इस कार्यक्रम की, उसमें कैसे एक साथ तरक्की कर सकते हैं दोनों देश। मदद करेंगे मेरी संजीव श्रीवास्तव जी, जाने माने फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावना राय मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं। भावना जी से हम जानने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दोनों देशों के साथ में हो सकती है। रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक एंटरप्रेन्योर हैं, कई विषयों पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। रजत, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी से भी बातचीत करेंगे। इस सबके बीच में केम शर्मा मेरे सहयोगी जो लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, ताज़ा अपडेट उनके पास भी जाएंगे। संजीव जी, शुरुआत आपसे। अमेरिका और भारत, ये संबंध 2014 के बाद तो हम एक नई उछाल देखते हैं इन संबंधों में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रवासी भारतीयों के बीच में एक बड़े इवेंट के मायने क्या होते हैं, इसका असर अमेरिका पर कितना, भारत पर कितना? प्रवीण जी, भारत और अमेरिका की ये जो रणनीतिक साझेदारी का जो उच्च स्तर दोनों देशों ने हासिल किया है, उसमें जो प्रवासी भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और ये जो अमेरिका में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, ये 4.5 मिलियन स्ट्रांग डायस्पोरा है और ये बेहद स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और उनका अपने मातृभूमि भारत के प्रति जो पूरा एक कंट्रीब्यूशन करने का जो संकल्प भी रहता है। और वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में तो अवश्य हैं, लेकिन उनका जो मदरलैंड है, उनकी जो मातृभूमि है, वो भी जो है विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में रहे, विश्व को पूरा लीड करे और उस दिशा में वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को आज बनाने में प्रवासी भारतीयों की कितनी बड़ी भूमिका है। उसी तरीके से पूरे विश्व में आप देखिए प्रवीण जी, तो जहां कहीं भी हमारे जो भारतीय हैं, वो अपने राष्ट्र को, अपने मातृभूमि को बेहतर से बेहतर तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन, योगदान देने में अपना पूरा प्रयास करते हैं। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाहे वो आज अमेरिका की यात्रा पर हैं, चाहे वो यूरोप की यात्रा पर जब जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा, अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि चाइना में भी जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो वहां पर भी, वहां पे अभी रशिया यूक्रेन में भी हमने देखा किस तरीके से वहां पर रशिया यूक्रेन में भी आपने देखा। तो ये जो भारत के डायस्पोरा के साथ जो कनेक्ट करना, ये मेरा विचार है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद से हम देखते हैं और इससे हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो बेहद खुश हैं, बेहद गदगद हैं जी। और जब कभी मैं थोड़ा और बारीकी से मुद्दे भी समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलेजियम में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर बहुत शानदार तैयारियां, हमारे सहयोगी केम शर्मा लगातार आप तक उसकी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नसाउ कॉलेजियम में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति चल रही है। इसका जायजा भारत एक्सप्रेस के नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्ण मोहन शर्मा ने लिया है, देखिए। गरबा के थाप पे झूमते अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग इस बात को दर्शा रहे हैं कि भारत सब जगह है और ये भारतीय मूल के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के अमेरिका में आकर बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नासौ कॉलेजियम में आज यहाँ पर आएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। जब आयोजक से मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बार क्या कहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन 10 साल के बाद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम करो कि भारत मूल के रह रहे अमेरिका में लोगों को लगे कि हमारा देश कैसा है। लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि करीब 5% लोग जो हैं आ चुके हैं यहाँ पर। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 13,500 है और इससे करीब 2 गुना लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पास में एक स्टेडियम है जहाँ पे 4 स्क्रीन लगाया गया है, जो मोदी जी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग चाहते हैं कि मोदी जी उनके पक्ष में कुछ बोल कर जाएं, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति की बात छोड़ते हैं और आज बात इसकी करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल ब्रांड लीडर है, जिसके बारे में हर लोग कहते हैं कि मोदी अगर कुछ बोलते हैं तो लोग उसे सुनते हैं और उनकी पॉलिसी पे सरकार को अमल करने के लिए सोचना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि स्टेडियम
पूरा अब भरने लगा है। और मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर जो गरबा डांस हो रहा है, ये लोगों का मनोरंजन होने के साथ साथ इस बात का भी परिचायक है कि भारतीय संस्कृति धरती पे आज भी जीवंत है। भारत की धरती को छोड़ दीजिए, विश्व के कोने कोने में भारतीय फल फूल रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में आके लोगों से बातचीत करेंगे तो यही संवाद है कि भारत को विकसित बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग जरूरी है। और अमेरिका भारत का सहयोग कर सकता है और भारत अमेरिका का सहयोग कर सकता है। इस तरीके से चलें तो सारी खामियां दूर हो जाएंगी और भारत 2040 तक विकसित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारी के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क। तो संजीव श्रीवास्तव जी, भावना राय, रजत मिश्रा मेरे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। इस बीच में सहयोगी केएम शर्मा उसी कॉलेजियम में मौजूद है जहां पर कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, वो भी व्यस्त हैं। तो केएम मुझे बताएं कि अभी कितने लोग आ चुके हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है? प्रवीण जी, मैं इस जगह पे आके धन्य हो गया कि मुझे अमेरिका की धरती पे भारत का पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं आपके और दर्शकों के बीच में कहीं नहीं आना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट से कह रहा हूँ कि जरा ये दिखाइए कि क्या नज़ारा है इस स्टेडियम का। कहीं नहीं लगता कि हम अमेरिका में हैं। पूरा भारत का रंग है, पूरा भारत का छाप है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय पहनावा है, वेशभूषा है उनके। और जो लोग बोल रहे हैं वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत की भाषा में लोगों को बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कार्यक्रम करो कि अमेरिका में रह रहे लोगों को ये लगे कि हमारा देश कैसा है। तो ये देश वास्तव में कैसा है, उनको इस बात का एहसास हो रहा है। देख रहे हैं कि तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। जो यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको भी बिना पूछे, बिना चेक किए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ, दो जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि नरेंद्र मोदी जी लगभग अमेरिकन टाइम के हिसाब से 12 बजे EST में करीब 12 बजे के करीब आएंगे और उससे पहले यहाँ पे जयशंकर आके इंडियन डायस्पोरा से इंटरेक्ट करेंगे। तो और ये कार्यक्रम जो है करीब 1 बजे तक चलेगा। यहाँ से 1 बजे तक चलेगा, तो अभी करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पे और बाकी है। और जिस तरीके से मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अभी स्टेडियम में 10% लोग आए हैं, 10% लोग आए हैं और करीब 90% लोग बाहर खड़े हैं, जिनको अंदर आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका केएम। भावना जी, इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ये माना जाता है अमेरिका के बारे में कि वो अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देता है। पूरी दुनिया में उसने अपनी ताकत को इसी तरह से बढ़ाया है। भारत से उसके क्या हित दिखाई पड़ते हैं और भारत अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रयासरत हैं मोदी 3.0 में, उसके लिए आप कितने आशान्वित हैं और अमेरिका से संबंधों का इस पर कितना असर है, थोड़ा समझाएं। जी प्रदीप जी, मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ। मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भावना जी। मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग होगा। अगर देखा जाए, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.7% हो गया है और उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2 to 3% पे सस्टेन कर रहा है। उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट से कहीं कम सैचुरेट हो गई है। इन्फ्लेशन भी हमारा जो है जहाँ 3.4% है, उनका अभी 2.3 के आसपास है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सस्टेन करने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। ट्रेड बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, हमारे लार्जेस्ट वो ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं। और डिप्लोमेटिकली जिस तरह से इंडिया जियोपॉलिटिकल सिस्टम में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो आगे की तरफ ही हम मूव कर रहे हैं। हमारे उनके साथ ट्रेड्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, हम डिफेंस पे उनके साथ बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं। और अभी मोदी की ये जो विजिट है, ये अपने आप में ये हमारे लिए हिस्टोरिकली और चीजों को कनेक्ट करने में कोशिश करेगी। रजत भी मेरे साथ मौजूद हैं और जो मेरी जानकारी है, रजत से जितनी बात होती है कि रजत, आपका भी अनुभव रहा एक प्रवासी भारतीय बनने का, कुछ समय के लिए ही सही, और फिर उसके बाद आपने वापसी की। कैसे डिफरेंस देखते हैं और वहाँ रहकर क्या अपेक्षाएं होती हैं? दूसरा, टेक के लिहाज से हम देख रहे हैं हर जगह जहां भी विजिट हो रही एआई पर बात होगी, एक ट्रेंड सा बन गया। आमतौर पर हम देखते हैं मीडिया में बात भी हो जाती है कि चलो ये, जैसे एक समय पर हम ग्लोबल वार्मिंग पर देखते थे कि इस पर तो बात होगी ही होगी, आजकल हो गया एआई पर तो बात होगी ही होगी। लेकिन आप वैसे क्या देखते हैं कि तकनीक के लिहाज से हो, प्रवासी भारतीयों में जो उत्साह देखने को मिलता है, उसका भारत पर इंपैक्ट थोड़ा सा समझाइए। जी धन्यवाद प्रवीण जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई
बाहर रहता है भारत से। और ये हमेशा कहा जाता है कि आप एक भारतीय को भारत से बाहर कर सकते हैं, पर उस भारतीय से भारत को बाहर नहीं कर सकते। यानी वो कभी, चाहे वो यूरोप में है या यूएसए में है, उसका एक जुड़ाव हमेशा ही भारत के प्रति रहता है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो का ऐसे जब भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमने 15 अगस्त के प्रोग्राम या दिवाली, होली इस तरह जब मनाई जाती है, या वहाँ के जो डिग्नेटरीज हैं अथवा प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर आते हैं, तो वो जो माहौल बनता है वो डेफिनेटली एक नए नेटवर्क के क्रिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज एक तो ये रियलाइजेशन होता है कि वहां एक तो आइडेंटिटी का रियलाइजेशन होता है, साथ ही साथ अपनी पावर और स्ट्रेंथ का भी रियलाइजेशन होता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे अमेरिका में, तो इंडियन अमेरिकन बहुत सिनेरियो में बाकी जितनी भी रेसेस आई हैं या जितने अलग अलग रीजन के लोग आए हैं उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज न ही वो सिर्फ बेटर पोजीशन में है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, प्रोफेसर्स, या फिर एकेडमिया के फॉर्म में हो, टेक्नोलॉजी कंपनीज के फॉर्म में हो, बट साथ ही साथ ओवरऑल जो उनका ग्रोथ है, पॉवर्टी से अबव पॉवर्टी जो उनकी सिचुएशन है, वो कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है। ये सारी चीजें एस्पिरेशन प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड, जब हम इसमें टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट लेकर आते हैं, तो हमें हमेशा देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने वहां जरूर देखा है कि वहां जो कंपनीज है या वहां जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने जितना भी कुछ गेन किया है वो चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिया को वापस दिया जा सके किसी न किसी फॉर्म। तो अगर वहां पर वो माइनिंग में इन्वॉल्व है, जैसे लेट्स से अभी मेरी अफ्रीकन कंपनीज से बात हो रही थी, वो वहां की माइनिंग में है, वो वहां से यूएस को सप्लाई करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ पोर्शन इंडिया को भी जाए। वैसे ही वहां की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनका भी ये रहता है कि हम चाहे एनजीओ के थ्रू, चाहे किसी न किसी फॉर्म के थ्रू यहां से कनेक्टेड रहें और यहां पर हम सपोर्ट करते रहें। अब जैसे आपने एग्जांपल लिया एआई का, कि एक नॉर्मल सी चीज है, इस समय वही चीज सेमीकंडक्टर्स के साथ हो चुकी है कि जो इस पर्टिकुलर ट्रिप में भी जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बायलैटरल समिट हुई, उसमें उन्होंने स्पेशली सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनको वहां पर एमओयूज साइन हुए। ये क्रूशियल है अगेन चाइना को टैकल करने के लिए, ओवरऑल सप्लाई चेन बेटर करने के लिए। और इसी के साथ साथ जो और टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर कई बातें हुई हैं, मे बी हम इस पे आगे बात कर सकते हैं। जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। मैं सेमीकंडक्टर पर आपसे बात भी करना चाह रहा हूं कि मैंने जैसे एआई की बात कही, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी आपने देखा लास्ट जो भी विजिट रही है उनकी, सेमीकंडक्टर को लेकर बात होगी, सेमीकंडक्टर को लेकर बात होगी। और हमने उसके बाद देखा कि फिर यहाँ पर एक बड़ा एक्सपो ग्रेटर नोएडा में जो हुआ था, आते ही जैसे ही उनकी वापसी हुई उसके बाद में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। तो इसका महत्व, क्योंकि आप इसके जानकार हैं, आपसे जानूंगा। लेकिन संजीव जी, मुझे एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने सोचा था कि आज आपसे इस पर ज़रूर बात करूंगा। हम जब भी अमेरिका की या दुनिया के बहुत ताकतवर लोगों की बात, एक होता ताकतवर देश, एक होती ताकतवर कम्युनिटी। जैसे हम जूस की बात, यहूदियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अमेरिका में कितने शक्तिशाली, अमेरिका में नहीं दुनिया में, अगर आप टेक वर्ल्ड में देखें, आप गूगल देखें, फेसबुक देखें, इंटेल देखें, किसी को देख लें, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक यहूदी बैठा हुआ है और इजराइल की ताकत इसको माना जाता है, जबकि ये सब अमेरिकन हो चुके हैं, अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं। मैं इस परिप्रेक्ष्य से भारतीय कम्युनिटी की शक्ति और कैसे उनको बढ़ावा मिल सकता है, और जब आप एक पावर शो देखते हैं अमेरिका के किसी मंच पर, तो वहां की सियासत में भी हलचल होती है कि नहीं भाई ये बड़े ताकतवर लोग हैं, देखिए अब इनका दखल बढ़ गया। अमेरिका में भारतीयों का दखल और स्थिति, ये कम्युनिटी अगर हम यहूदियों से कंपेयर करते हुए लें, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल किया है प्रवीण जी। और जहां तक यहूदियों का प्रश्न है, आप जानते हैं कि यहूदी चाहे विश्व में किसी भी कोने में क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी जगहों पर क्यों ना हो, आम आदमी की तरह क्यों ना हो, उसका अपनी जो मदरलैंड इजराइल के लिए जो कमिटमेंट है वो सबसे ऊंचा होता है। और इजराइल भी अपने जो यहूदी जहां कहीं भी वो बसे हुए हैं उनको दिल खोल करके उनका स्वागत करता है। और यदि वो कभी भी इजराइल में आना चाहते हैं तो जाहिर है कि वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। और यहूदियों की जो रक्षा के लिए, यहूदियों के हितों की रक्षा के लिए इजराइल भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। और यहूदी जहां कहीं भी हैं, जाहिर है कि अगर थोड़े इतिहास में जाएं तो यहूदी आबादी के ऊपर जो अत्याचार किए गए, जिस तरीके का उनको होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा, उन सारे एक जो है बेहद दर्दनाक इतिहास की वजह से भी उनका जो दर्द है, उनकी जो एकता है, वो उनको और अधिक नजदीक लाती है। लेकिन अगर उसकी तुलना अगर भारत की कम्युनिटी के साथ करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय भी हैं, जहां कहीं भी वो विदेशों में मौजूद हैं, वो अपनी मातृभूमि भारत के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना चाहते हैं। रिमिटेंसेस को हासिल करने में, रिसीव करने के लिहाज से प्रवीण जी, आपके दर्शक इस बात को जानते हैं कि भारत नंबर 1 कंट्री है। भारत में जो विदेश में वो हमारे जो भारतीय
जो पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी संख्या में वो जो पैसे हैं, डॉलर्स हैं, वो हमारे जो है देश में बेचते हैं। और आज हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार जो एक बेहद मजबूत स्थिति में है, उसमें हमारे प्रवासी भारतीयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका के विशेष रूप से जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ी और सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मिडिल ईस्ट के भी जो हमारे भारतीय हैं, अन्य देशों में भी जहाँ कहीं भी हैं, सभी ने अपनी भूमिका निभाई। तो मेरा मानना है कि जो भारत के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो बहुत ही गहरा है। और यहूदियों से हालांकि मैं ये अवश्य कहूंगा कि यहूदी जो सभ्यता, यहूदी संस्कृति के ऊपर जैसे खतरे पैदा किए जाते हैं, यहूदी आबादी को जिस तरह से मिटाने की, पूरी उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से उनकी एकता का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा गहरा है, और उसके हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं। लेकिन भारतीयों का भी जो मनोबल, भारतीयों की जो भी एकता, जो भारतीयों का जो जज्बा अपने मातृभूमि को कंट्रीब्यूट करने का कहीं से कम नहीं दिखाई देता। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और जैसा कि कृष्ण मोहन जी बता रहे थे कि वहां पर एक भारत नजर आता है, वहां पर लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, वहां पर अपनी संस्कृति के वाले कपड़े पहने हुए हैं, वहां पे जो डांस चल रहा है, जो म्यूजिक चल रहा है, वो सब भारतीय है। तो ये जो भारत के जो लोग विदेशों में रहते हैं, जैसा वो वातावरण निर्मित करते हैं, वो उनके जज्बे को दिखाता है, उनकी मातृभूमि के प्रति जो उनका जो संकल्प है, जो लगाव है, वो दिखाता है। यहाँ पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि एक पंकज उदास जी की एक बड़े अच्छा उनका एक गाना था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वो गाना आज भी आप सुनते हैं, और यदि आप कभी विदेश में हो और वो गाना सुने तो आपके आंख में आंसू आना तय है। हाँ। क्योंकि ये जो ऐसे जो भावनाएं, ऐसे जो गाने हैं, ऐसे जो म्यूजिक हैं, और इस तरीके के जो लोग रहे हैं, जाहिर है कि उन्होंने इस तरीके की जो कलाकृतियां भी, और इस तरीके के जो अनेक सांस्कृतिक धरोहरों को भी, और ऐसे जो एक लेगेसी वाले सॉन्ग्स को बनाया है, कि जिसकी की वजह से भारतीयों को अपनी मातृभूमि से कनेक्ट होने में और उसे याद करने में बहुत ही गर्व, आनंद का भी अनुभव होता है एट द सेम टाइम। तो ये मेरा मानना है कि भारत के लोग अपनी मातृभूमि की को उत्थान के लिए, विकास के लिए, संपन्नता के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही, और मैं उसको कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे परिवार के भी लोग जब विदेश में होते हैं, उनका भारत के प्रति, और वो वहाँ के सिटीजन भी हो जाते हैं, उसके बाद भी भारत के, और देखिए ड्यूअल सिटीजनशिप की एक बात भी निकली है, बार बार उठ रही है, कई बार उठी है, इस बार और पुरजोर तरीके से उठी कि जब हमारी टीम ने बातचीत की वहाँ पर प्रवासी भारतीयों से, तो उनकी एक ही अपेक्षा है कि हमको ड्यूअल सिटीजनशिप दीजिए, हमको भारत में भी वोट करने का अधिकार दीजिए, इस तरह की मांग। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी उठती है, और अन्य जगहों पर जहां जहां भारतीय कम्युनिटी ठीक ठाक तादाद में है, वहां पर इस तरह की मांग उठती है। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमने बात की इजराइल या यहूदी कम्युनिटी की, ऐसी चाइनीज़ कम्युनिटी है। चाइनीज़ कम्युनिटी आप अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अन्य देशों में जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी तादाद में, कई जगहों पर तो आपको लगने लगेगा कि आप इस देश में हैं या चाइना में, इस तरह की भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो दुनिया में अलग अलग जगह माइग्रेशन के बाद में कम्युनिटीज़ जाती हैं, वो किसी देश को बहुत ताकतवर बनाती हैं, और इसके कई एग्जाम्पल्स हमारे पास में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब से अमेरिका की यात्राएं की, यानी 2014 के बाद से, मुझे याद है कि बड़ा आलोचनात्मक भी रहा उस समय पर कि बार बार विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि क्यों जरूरी है विदेशी दौरे, और आप आज उसका असर देखते हैं। डॉक्टर भावना, इमोशनल, भावनात्मक बात, जो आपका नाम है, भावनात्मक बात भी हुई, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडियन कम्युनिटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां जो ये इमोशंस होते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो अपने देश को देखते हैं, फिर जिन जगहों पर रह रहे होते हैं उनसे कंपेयर करके कि देखिए यहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, यहाँ के स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं, और वो चाहते हैं कि भारत भी ऐसा हो जाए, जो कि सभी चाहते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि हम इंडिया और यूएस को एज ए पार्टनर्स देखते हैं, हम फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो हम वहाँ की चीजों को इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। वहाँ की टेक्निक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। अभी जो बाइडेन ने कहा कि दिस वुड बी द नेक्स्ट जनरेशन लेवल एग्रीमेंट, ये नेक्स्ट जनरेशन एग्रीमेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हम इस विश्व तल में धरोहर को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। हम जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो हम ड्रोन्स की बात करेंगे, हम टेक्निक्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे हेल्थ की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे। तो हमें तो हर वो चीज चाहिए जो अमेरिका के लोगों को सुख सुविधाओं से लैस करती है। और जहां तक बात है इकोनॉमी की ग्रोथ की, तो हम एनर्जी में जिस तरह का टाइज कर रहे हैं उनके साथ, जो हमने एनर्जी डेरिवेटिव्स को लेके हमने एक एजेंडा तैयार किया है,
और जो सस्टेनेबल गोल्स की हमने बात की है, जिसमें हमने एजेंडा लिया है कि हमारी एनर्जी की जो जीरो लेवल एमिशन है वो हम किस तरह से करेंगे, और बिजली का जो आपूर्ति है या ऊर्जा के संसाधन कितने स्ट्रांग होंगे, वो आजकल के टाइम में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इंडिया और यूएस का ये जो विजिट जो बाइडेन ने और व्हाइट हाउस से जो हमें जिस तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, और जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम इसको देखें तो डेमोक्रेसी से तो जोड़ के देखें, हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक डिविडेंड को दोनों को मिला के देखेंगे, उसका इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा और रेट्रोस्पेक्ट में हमारी इकोनॉमी पे भी। तो आने वाले समय में इन सब चीजों को जोड़ के एक नए विश्व का निर्माण होगा, जिसमें भारत का जो ओरिजिन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा हिस्टोरिकल। भावना जी, आपका क्योंकि ये सब्जेक्ट है, मैं एक और सवाल आपसे इस पर लेना चाहूंगा कि आपने कार्बन एमिशन की बात की है और जीरो एमिशन को लेकर तो हम बहुत बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश है, रेडीमेड पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं छोटे छोटे देशों में प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ लेबर कम है, प्रोडक्शन चार्जेस कम होते हैं, तो अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं, यूरोप के कई देश हैं, उनका प्रोडक्शन या यहाँ से सामान बड़ी तादाद में जाता है। मेड इन बांग्लादेश मिलेगा आपको सब कुछ वहां पे, मेड इन चाइना इसी तरीके से मिलता है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये लोग हमें उत्पाद के नजरिए से देखते हैं या कंज्यूमर के लिहाज से देखते हैं, या हमारी अपनी ग्रोथ के लिए हमारा मुझे लग रहा है कि आप अपने विषय के लिहाज से इसको समझ पा रही होंगी कि मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या हम सचमुच ग्रो कर रहे हैं या बस हम प्रोडक्शन के लिए हैं और कंज्यूमर के तौर पर हैं? इंडिया जो है वो ग्लोबल मार्केट है, तो आप इसको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते कि हम जो है ग्लोबल कंज्यूमर हैं, या सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिर्फ कंज्यूमर के। मार्केट की का मतलब ही होता है अपने आप में इट्स अ बिग जाइंट इकोनॉमी। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट? 5th लार्जेस्ट कह रहे हैं, बट वी आर टू बी कंसिडर्ड टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वी आर द जाइंट इकोनॉमी। चाइना के रेट्रोस्पेक्ट में अब हम चाइना की तरफ नहीं देख रहे, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्लस डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। तो सिर्फ हम एक एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है, लेबर यहाँ बहुत है हमारे यहाँ। आप ये देखो कोरोना के टाइम में हमने क्या किया, मेक इन इंडिया का क्या हमने किया, किस तरह से हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स को बना के वी वर द टॉप वन जी। तो हम एज ए ग्लोबली अगर आप देखा जाए तो दिस इज द मार्केट। हमारी इकोनॉमी एक मार्केट और डिजिटलाइज्ड मार्केट हो चुकी है, इनफैक्ट जो नीदरलैंड में नहीं हुई। जी, मैं आ रहा हूँ रजत, आप ही के पास आऊंगा अगला जी। तो रजत, आपने सेमीकंडक्टर की बात भी की थी, आप इसमें भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ा जोर है, तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग ईयर्स में आप भारत में देख रहे हैं, खासतौर पर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप देख रहे हैं, या ये जो नए बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान्स चल रहे हैं उसके परिदृश्य में देखते हैं? जी प्रवीण जी, इसको 2-3 एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं। जैसे आपने पहली चीज तो ये कही कि प्रोडक्शन के या कंजम्पशन के नजरिए से किससे देखा जा रहा है। एक्चुअली हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप 40 साल पहले वाले नहीं रहे हैं और अभी उनमें बहुत बदलाव आ गया है। और साथ ही साथ इंडिया बड़ा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ बड़ा मार्केट नहीं है। यहाँ की बहुत सी चीजें, जैसे हम इसरो की बात करते हैं, इसरो बहुत सारी चीजें नासा से कहीं बेटर कर पा रहा है। यहाँ की बहुत से जो इंजीनियर्स हैं, हमने पहले भी बात की है कि 20 से 25% जो सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग में है वो इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर्स हैं, चाहे कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हो। आप गूगल के सीईओ को देख लीजिए, किसी को भी माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, टॉप जितने भी आप कंपनीज को देखेंगे उनके हेड्स हैं। आप ट्रंप और जो बाइडेन का टाइम देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप के टाइम पे अराउंड 80 इंडियन ओरिजिन अमेरिकन थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। जो बाइडेन के टाइम पे ये नंबर बढ़ के 140 के करीब हो गया, और ये नंबर कमला हैरिस अगर आती हैं तो डेफिनेटली और बढ़ेगा, ट्रंप आएंगे तो भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो सिचुएशन है, और बॉलीवुड को ले लीजिए जो सॉफ्ट पावर के थ्रू जाता है, चाहे वो आरआरआर अगर वहां हिट होती है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, या ए आर रहमान का जो सिनेरियो, ये सारी चीजें न सिर्फ कंजम्पशन और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, बट ओवरऑल एक सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेमोक्रेसी के अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, जिसके बेसिस पे अमेरिका और इंडिया दोनों बहुत अच्छे से अलाइन कर।
अब बात आती है एस्पिरेशंस की और कहाँ पर चीजें मतलब युवाओं के लिए यहाँ पर या फिर स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, चाहे हम जितना भी कह लें, क्वाड चाइना प्रताड़ित समाज का ही एक जरिया है, बेसिकली वो उन्हीं का एक ग्रुपिंग है। यहाँ पे ट्राई ये हो रहा है कि जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी की बात होती है, या चाइना जो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है उसको कितनी अच्छी तरह से रेजिलिएंट बनाया जा सके, जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है। सिंपल सी बात है कि अभी जैसे मैत्री करके इन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज की बात की, पोर्ट ऑफ फ्यूचर्स की बात की, क्वाड एट सी, ये सारे क्या हैं कि अगर आप अमेरिका से स्टार्ट करते हैं या फिर मिडिल ईस्ट से स्टार्ट करते हैं किसी भी सप्लाई चेन को, चाहे वो ऑयल की सप्लाई चेन हो, चाहे वो चिप्स की हो, क्रिटिकल मिनरल्स की हो, अगर वो जापान तक जाती है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के थ्रू होते हुए जापान और अमेरिका तक जाती है, उसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन नहीं है। चाइना उनको डिस्टर्ब कर सकता है साउथ चाइना सी के अराउंड, इंडियन ओशन के अराउंड, या फिर जो सोमालिया के अराउंड पायरेसी है उसके कारण जो डिस्ट्रप्शन हो सकता है, इन सबको रोकने की कोशिश है। साथ ही साथ नए नई टेक्नोलॉजीज, जैसे सेमीकंडक्टर्स में चिप्स की बात हुई थी कि 4 नैनोमीटर के अराउंड के अमेरिका में डेवलप हो सकते हैं, बट 20 नैनोमीटर से ज्यादा के इंडिया में डेवलप किए जा सकते हैं, जो और भी ज्यादा जगहों पर यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पर इंडियन कंपनीज को, इंडियन स्टार्टअप्स को, इंडियन टेकीज को, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि वो यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर वो अपना निश फाइंड आउट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो जायंट्स हैं उनके शोल्डर पे मूव ये मैं थोड़ा डिटेल में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जानकारी होगी कि भारत एक्सप्रेस ने स्टार्टअप एक्सप्रेस एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की, और हमारा मकसद, क्योंकि बधाई हो आपको जी, तो उसमें मकसद यही है कि अभी अपॉर्चुनिटीज सेमीकंडक्टर की फील्ड में आ रही है, तो इसमें छोटे जो उद्यमी होंगे उनके लिए, स्टार्टअप्स के लिए कितनी, मैं समझूंगा आपसे। लेकिन संजीव जी, एक चीज जिस पर मैं बहुत समय से कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन आजकल बोलना ही जो है वो लिखने वाला माध्यम हो गया, समय बदल गया बड़ा। तो मुझे थोड़ा सा ये आप बताइए कि भारत में दो तरह की सोच चल रही है। एक तो हम कृषि प्रधान देश हैं, गांव में बड़ा हिस्सा भारत का बसता है, कृषि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की, मेट्रो सिटीज के डेवलपमेंट की, स्मार्ट सिटीज के, हम इनकी भी बात कर रहे हैं। तो दो चीजें पैरेलल एक साथ चल रही हैं। अमेरिका या अन्य देशों हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा मिजाज बिल्कुल अलग है, लेकिन इन देशों में एक जैसा ढर्रा रहता है कि वहां पर कामकाजी समाज ही है, वहां पर हाई इकोनॉमी का या कमाने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग अंदाज का, जबकि भारत का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। ये दो डिफरेंस पैरेलल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? मेरी ऐसी एक समझ है, आप थोड़ा और स्पष्ट करें इसको। देखिए प्रवीण जी, ये जो भारत का अगर उत्थान, विकास, एक विकसित भारत की जो हमारा जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, उसको यदि हमें हासिल करना है तो हमें अपने रूरल अर्बन जो डिवाइड है, जो रूरल अर्बन जो बैलेंस है, उसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और जो हमारा जो कोर है, जो हमारी जो बेसिक जो गांवों में रहने वाली आबादी है, कृषि पर आधारित, उसके लिए बेहतर से बेहतर तकनीक, बेहतर से बेहतर उसके लिए सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, वो हमारी प्राथमिकता अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आज के समय का जो एडवांसमेंट्स हैं, जो आज के समय की जो सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि में जो नए रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, उसकी तरफ भी हमको संतुलित तरीके से ध्यान में रख करके चलना होगा। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा, जो कि भारत इसके लिए जाना जाता है। भारत सिर्फ विदेश नीति में ही नहीं प्रवीण जी, बल्कि हमारी अपनी घरेलू नीतियों में भी हमें एक बेहद विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से और संतुलन के भाव से अपना विकास करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अर्बन डेवलपमेंट करने के प्रक्रिया में रूरल डेवलपमेंट को भूल जाएं, और रूरल डेवलपमेंट पे भी कभी ऐसा इतना फोकस ना हो जाए कि अर्बन वाले सेक्टर को भी इग्नोर करने लगे। तो ये जो नहीं होना चाहिए, इस तरीके का जो फासला है वो ना आ पाए, वो हमें ध्यान में रखना होगा। इसी वजह से हमारी जो आर्थिक नीतियां, हमारी जो भी घरेलू नीतियां बनती हैं, जो हम कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को जब विकसित करने की बात करते हैं, तो ये जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है तभी विकसित होगी जब भारत के समग्र विकास की हम बात करेंगे। जो एक कंप्रेहेंसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये तो वैश्विक स्तर पे हैं ही, लेकिन हमारे अपने राष्ट्रीय जो राष्ट्र निर्माण की जब हम प्रक्रिया में हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। एक बात रजत ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी करूंगा कि भारत जो है आज के समय में सिर्फ एक बायर सेलर रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता है। भारत मार्केट तो है, अवश्य है,
लेकिन मार्केट के अलावा भारत आज का जो नया भारत है ये कोर प्रोडक्शन को डेवलपमेंट में विश्वास रखता है। रिसर्च एंड इनोवेशन वो साथ में मिलकर के अमेरिका के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर करना चाहता है। हमारे अपने देश में जो आज की सरकार है वो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रही, जो अनेक की सेक्टर्स में मेक इन इंडिया के माध्यम से हम अपने जो अनेक क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज को और उसका इस्तेमाल स्वयं से डेवलप कर रहे हैं और उसके माध्यम से ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं कि जो कि विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर डिफेंस की विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन का बहुत बड़ा फायदा भारत के डिफेंस स्टेट को हो रहा है। भारत का जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो रशिया के कोलैबोरेशन से हमने बनाई, उसको अब हम निर्यात करने की बात कर रहे हैं। तेजस हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो अनेक राष्ट्रों ने उसमें अभिरुचि दिखाई है। हमारे जो अन्य जो डिफेंस इक्विपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजीव जी जो आपने उठाया है। दरअसल किसी भी देश का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन क्वालिटी से दुनिया भर में मशहूर होता है और प्रोडक्शन क्वालिटी धीरे 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 नर्चर होती है, डेवलप होती है जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो भारत ने अपने पैर जमाने शुरू किए, फिर दबदबा बनता है। हमने देखा है कई देशों ने अपनी क्वालिटी के दम पर ही अपना दबदबा बनाया, वो किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, और भारत इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे अनुभव आपने बड़े अच्छे से समझाया। वो चीज भी स्पष्ट होती है कि हमें दो जगह पर फोकस करना पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। रूरल इंडिया हमारा है, अर्बन इंडिया है, और इसमें हम एक कृषि की ग्रोथ को बिल्कुल अलग देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि हम इनोवेशन और अन्य चीजों पर या जो वर्तमान दौर के व्यवसाय हैं उन पर भी हमारा उतना ही फोकस है। डॉक्टर भावना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी और एक्सपेक्टेशन हम बात कर रहे थे, क्या अपेक्षाएं अमेरिका की हमसे हैं और किस तरह से वो हमारे लिए संभावनाओं में तब्दील हो सकती हैं? हमारा उनके साथ ग्रीन एनर्जी पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैक्ट हुआ है, तो एक ये संभावना निकल के आ रही है। एजुकेशन पे हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा भी रिकॉर्ड हाई $689.25 बिलियन हो गया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी संभावना लेके आ रहा है। और हमारे देश का जो प्रमुख संसाधन है ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट होकर ड्रोन्स, हेल्थ, एजुकेशन, जिन पे इंडिया बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है, ये हमारे लिए उनके साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और हमारे इंडियंस की यहाँ से कई लोग, अभी रिलायंस ने वहाँ एक फर्म, 2 स्टार्टअप स्टैब्लिश किए हैं जो वो टेक्निक्स को, जैसे संजय जी ने बताया, वो चिप्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्निक्स और डिफेंस दो ऐसे चीजें, एआई, रोबोटिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वो संभावना देख रहे हैं। और मार्केट तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ड बड़ा चला भारत में। रजत, मुझे बताइए कि सचमुच में ये जो अब जिन चीज़ों की बातें हो रही हैं, हम एक ये होता है कि हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, विजन है हमारे पास। दूसरी अहम बात रजत ये कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन भी कर पा रहे हैं। थोड़ा सा समझाएं कि सचमुच कितनी संभावनाएं भारत में आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, एआई के लिहाज से देखें, रोबोटिक्स के लिहाज से देखें, यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लिहाज से देखें, तो सचमुच जमीन पर कितनी अपॉर्चुनिटी हैं या चुनौतियां? क्योंकि मैंने देखा है बड़ा लंबा समय बीता, मैं इस पर काम करता रहा, स्टार्टअप्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए जो व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने होंगे। जी प्रवीण जी, सही कह रहे हैं आप। ये जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी पर्टिनेंट हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में भले हम ऊपर जाते जाते हैं, जब लार्ज स्केल स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं तो उनके चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज वाली बात है वहां पर हमेशा ये है कि कुछ स्टार्टअप्स जो हैं वो उसको ज्यादा जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एआई के पर्टिकुलर सिनेरियो में एग्जांपल बताता हूं कि अमेरिका क्या फायदा देख रहा है यहाँ। देखिए, इंडिया के पास बहुत बड़ा डेटा सेट, मतलब चूंकि 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनका किसी भी सिनेरियो का अगर हम हेल्थ डेटा, एजुकेशन का डेटा, बेसिक आधार का डेटा, कोई भी डेटा उनका फिनटेक का लेते हैं, उस सारे डेटा का यूटिलाइजेशन अलॉन्ग विद सोशल मीडिया की जो उनकी फीड्स है, आप सिर्फ उतने को ही यूटिलाइज कर लेंगे, आपको एआई और एआई एमएल के सेंस में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है उनके उस एल्गोरिथम्स को, उनके मैकेनिज्म्स को। ये चाइना के साथ यही फायदा है कि उसने जो इंटरनल बना रखा है वो सारी चीजें वहीं ट्रेन कर सकता है। अमेरिका के पास चूंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इतने लोग नहीं है, इतनी वैरायटी नहीं है, वो यहां से फायदा उठाता है। आपने अमेरिका के लिए सेंस में भी कहा था कि अमेरिका को क्या क्या फायदा दिख रहा है। एक और चीज है, अमेरिका को डेफिनेटली फार्मेसीज के सेंस में और वैक्सीन के सिनेरियो में बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है।
इंडिया ने कोविड के टाइम पे भी वैक्सीन मैत्री वाला पार्ट किया था, तो उसमें उन्होंने वैक्सीन सप्लाई की थी। इस बार भी यही बात हो रही है। तीसरा जो अमेरिका को दिखता है और उसका फायदा इंडिया भी उठा सकता है, वो ये है कि डिफेंस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे इस समय भी 31 ड्रोन्स आई थिंक वहां से ट्रांसफर बाई कर रहा है इंडिया, जो बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भी जिनमें से कुछ टेक्नोलॉजी ली जाएगी। ये एडवांस्ड, हाईली मोस्ट एडवांस माना जा रहा है स्पाई ड्रोन्स को। इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये काफी हेल्पफुल होती हैं। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये करना होगा कि वो निश पकड़ें। जैसे वो चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं या एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। हम इंडिया का फेमस है जुगाड़ का सिनेरियो, तो उसमें जो ग्रास रूट लेवल का इनोवेशन होता है, अगर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, मतलब अगर लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, फिनटेक या हेल्थ टेक या एडटेक से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, उसके ग्रास रूट लेवल या लोकल जो सॉल्यूशंस हैं, उनको अगर हम ग्लोबल लेवल में लेकर जाते हैं, वो हम यूनिकॉर्न, नहीं सिर्फ यूनिकॉर्न्स के सेंस में, बल्कि वो जनरल इंपैक्टफुल सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, जो न सिर्फ यूएस और यूरोप के लिए बल्कि हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसी कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन यूथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से आपने चीज़ों को समझाया। संजीव जी, आपने एक अभी गाने का जिक्र किया था, और गाने के जिक्र के साथ मुझे अभी जब बात में करता गया तो मुझे एक और जो गज़ल कह लीजिए, गीत कह लीजिए, कैफ़ी आज़मी साहब का, मतलब की दुनिया सारी बिछड़े सभी बारी बारी। ये जो मतलब की दुनिया है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंडेंसी, इंटर डिपेंडेंसी, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं होती है। हम दो लोगों के रिश्तों को देखें, दो ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशन, या दो देशों के रिश्तों को देखें, ये इंटर डिपेंडेंसी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आप सस्ती भाषा में मतलब भी कह सकते हैं। अमेरिका को हमसे मतलब क्या क्या है? क्योंकि कभी चाइना की बात आती है, चाइना को थोड़ा सा सही रखना है, इसलिए भारत की तरफ, वो कभी पाकिस्तान के साथ कितना नज़दीकियाँ थी, हम उस दौर को भी देख चुके हैं। रशिया के साथ हमारी दोस्ती से दिक्कत, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चलता रहेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, कि भारत की ग्रोथ चलती रहे और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चलता रहे, इसके लिए कौन कौन से मतलब आप महत्वपूर्ण पाते हैं, या इंटरडिपेंडेंसी जो भी कह लें? देखिए प्रवीण जी, आज हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, यह इरिवर्सिबल है, इसको फिर बैक में नहीं लाया जा सकता। और आगे आने वाला जो दुनिया का जो भविष्य है, वो इंटरडिपेंडेंस का ही है। और अभी आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, युद्ध तो उन दोनों राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया, लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन्स पर कितना गहरा असर पड़ा, कि चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी उसके सीवियरली इम्पैक्टेड। पूरी दुनिया में इसका इन्फ्लेशन के स्थिति पर बहुत असर पड़ा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, आज के समय की वास्तविकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अमेरिका भी भारत की महत्ता को बहुत गहराई के साथ समझता है। भारत आर्थिक रूप से, जाहिर है कि भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध है, उस लिहाज से तो भारत का एक बहुत बड़ा महत्व है ही, एक जैसा बड़ा बाजार है, जैसा कि भावना जी ने कहा। लेकिन साथ ही साथ भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे रजत जैसे, और उसी तरीके के अनेक टैलेंटेड युवा हैं, जो कि स्टार्टअप्स इत्यादि के माध्यम से लगातार अपने रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ अमेरिका आज मिल करके काम करना चाहता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट का भी जो अमेरिका के अंदर विचार आ रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी अमेरिका अब गहराई के साथ कदम उठाने लगा है। जैसे कि डिफेंस के सेक्टर में आप देखें तो GE 414 जो हमारे जेट के लिए, हमारे जो तेजस मार्क 2 के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा, वो अमेरिका भारत को ट्रांसफर करने के बारे में कदम उठा रहा है। उसी के साथ जो अनेक जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जो, जी संजीव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मतलब कई बार मुझे टोकने का मन भी नहीं करता, लेकिन समय हमारा जो है वो समाप्त हो गया। क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर हम बड़ी लंबी चर्चा है, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और बात इस पर करनी चाहिए। तो हम निश्चित तौर पर एक आध कार्यक्रम और करेंगे, जिसमें हम ये इंटरडिपेंडेंसी को और हमारी जो ग्रोथ है, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा कि काफ़ी सकारात्मक ये चर्चा रही। इसमें ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए कितनी अच्छी संभावनाएं भारत के लिए दिखाई पड़ रही हैं। मैं डॉक्टर भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप पहली बार पैनल पर थी, लेकिन बड़े अच्छे से आपने जानकारियाँ दी। रजत, एक बार फिर आपका धन्यवाद। संजीव जी, हमेशा की तरह आपने बड़े सरल भाषा में चीज़ों को समझाया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।